नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं जनरल साइंस की क्लासेज। जनरल साइंस का जो और ये जो क्लासेज हैं वो लोको पायलट वाले विद्यार्थियों के लिए खासकर बनाई जा रही है। क्योंकि लोको पायलट का जो सिलेबस है सीबीटी 1 का देख लो या सीबीटी 2 का, उसमें साइंस का जो है विशेष रोल है। तो जैसा अपन सबसे पहले सिलेबस ही डिस्कस कर लेते हैं, सीबीटी 2 का देख लेते हैं सबसे पहले क्योंकि सीबीटी 1 जो है उसका रिजल्ट आने वाला है 2025 वाली एग्ज़ाम जो हुई थी, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम हुई थी और अब उसका रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएँगी। तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएँगी जल्दी तो इसलिए आप सबसे पहले आप देख लो। आप समय रहते क पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आप उस टाइम पे आप एग्ज़ैक्ट टाइम पे कि जिससे वही रिजल्ट आया, आपकी एग्ज़ाम डेट सर पे आ गई, आदमी है ना थोड़ा-सा घबरा जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं तो इसलिए उसको घबराने से बचने के लिए आप अगर आप समय रहते आप तैयारी करना चालू कर देंगे, तो आपको दिक्कत कम आएगी। चलो, वो सब चीज़ें तो ठीक है, आप समझदार हो, आप खुद भी कर लोगे। अपने देख लेते हैं सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में ये सीबीटी 2 का सिलेबस है, सीबीटी 2 का सिलेबस है ये। ये सीबीटी 2 का सिलेबस चाहे आप बात करो 2025 की या बात करो 26 की। सीबीटी 2 2025 या 26 दोनों का है ये। हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी बेसिक साइंस वाले सिलेबस की। बेसिक साइंस में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पूरा सिलेबस यहाँ तक इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और यहाँ से जो है अपने साइंस का है, यहाँ से। यूनिट्स, मेज़रमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स एंड सिंपल मैकेनिज़्म, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। ये सीबीटी 2 का पार्ट है। सीबीटी 2 में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और सिलेबस को देख के ही आप टॉपिक्स कवर करें। आप इधर-उधर कुछ भी नहीं कि आप सारी की सारी विज्ञान पढ़ खोल के बैठ गए और आप रिसर्च काम करने लग जाएँ। भैया रिसर्च से पेपर पास नहीं होते हैं। आपको टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। तो हम जो इस बैच में जो कवर करेंगे वो ये है कि टू द पॉइंट एक-एक टॉपिक को अपन उठाएँगे और एक-एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम्स में जो ट्रेंड रहा है रेलवे का, वो उसी हिसाब से हम उन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स भी हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं जिस-जिस जैसे कि आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेज़रमेंट वाला। तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में पिछले कुछ समय में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम अप्रोच किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे। हमने देख लेते हैं सीबीटी 1 का जो अभी फॉर्म चल रहे हैं 2026 वाले, इसका भी एग्ज़ाम आपका जल्द ही आ जाएगा, जल्दी होने वाला है। तो इसलिए आप जनरल साइंस का इसमें भी आपको जो टॉपिक हम यहाँ से इस जो सीबीटी 2 के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो सीबीटी 1 में भी आपके लिए आने वाले हैं। इसलिए आप सीबीटी 1 में भी ये सोच के चलें ये जो क्लासेज़ है, वो आपके लोको पायलट के लिए डेडिकेटेड है और रेलवे की जितने भी जैसे टेक्नीशियन हुआ या वो सारी चीज़ें उस लेवल से हम तैयारी करेंगे कि लोको पायलट ही नहीं, रेलवे की एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हो या जेईई की हो, ये साइंस के सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएँ। चलो, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि राशि क्या होती है। तो राशि किसी भी वस्तु या पदार्थ या किसी भी पदार्थ का या वस्तु का गुण या ऐसी संख्या मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, तो वो राशि होती है। राशि की अगर हम बात करें जैसे कि जनसंख्या है, हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लंबाई है, लंबाई को भी हम उसकी परिमाण को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान या जो भी है, उन सबको जिनको भी संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, वो सारी की सारी राशियाँ होती हैं, उसको राशियाँ कहते हैं और जिन राशियों को भौतिकी के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि फिज़िक्स के रूल्स जिनसे समझाए जा सकते हैं, उन राशियों को अपन कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के अगर हम एग्ज़ाम्पल्स की अगर अपन बात करें, तो यही है लंबाई, चौड़ाई है, बल है, संवेग है, त्वरण है या द जो भी है दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व ये सारे जो है एग्ज़ाम्पल्स हैं या जितनी भी राशियाँ आपके आस-पास आपको दिखाई देती है हम वन बाय वन हम जैसे-जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण आपने देख लिए हैं तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनके विभाजन की।
भौतिक राशियों के विभाजन की भौतिक राशियों का जो विभाजन है हम 2 आधार पे करेंगे। सबसे पहले जो है अपना विभाजन कर लेते हैं अपन मात्रक और मापन के आधार पर और दूसरा हम विभाजन करेंगे वो करेंगे अपन दिशा और परिमाण के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर अपन बात करें तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको मूल भौतिक राशियों में, व्युत्पन्न भौतिक राशियों में और संपूरक राशियों में या पूरक राशियों में विभाजित किया जा सकता है। और जो अपने दिशा और परिमाण के आधार पर अगर हम बात करें, भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ होती है और अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, भई इनका विभाजन देख लेते हैं, भौतिक राशियों का विभाजन। विभाजन में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से, तो पहले हम सबसे पहले विभाजन करते हैं किसके आधार पर? मात्रक और मापन के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती हैं और दूसरा इसमें होती है, पहली होती है मूल भौतिक राशि, दूसरी होती है अपने व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न और तीसरी जो होती है, जो ना तो व्युत्पन्न होती है, ना मूल होती है, उसको बोला जाता है पूरक राशि या पूरक भौतिक राशियाँ। दूसरी अगर अपन बात करें, जो होता है किसके आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर अगर हम बात करें, एक होती है सदिश, सदिश में आपको पता ही है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा प्लस परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है और एक होती है अदिश राशियाँ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ परिमाण होता है, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, इनको व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, हमें जो आज का मूल जो हमारा जो मेन है वो है, हम इसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि मात्रक और मापन के आधार पर मूल भौतिक राशि होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती है और पूरक राशियाँ होती है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि भाई पहली मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है? जी हाँ, मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियाँ कह सकते हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उनको परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की हमें आवश्यकता नहीं है। उन राशियों को मूल भौतिक राशियाँ स्वयं में ही अपने आप में परिभाषित हो सकती हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें लंबाई है मान लो, लंबाई है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए, लंबाई को परिभाषित करने के लिए और किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लंबाई अपने आप में परिभाषित है, वो इंडिपेंडेंट है अन्य सभी भौतिक राशियों से। इसलिए लंबाई जो है ये मूल भौतिक राशियों में कंसिडर की जाती है। साइंटिस्टों ने क्या किया था, वैज्ञानिकों ने पहले बहुत समय पहले कुछ राशियाँ डिसाइड करी थी और वो 7 भौतिक राशियाँ डिसाइड डिसाइड करी थी कि इन 7 भौतिक राशियों की मदद से जो है हम फिज़िक्स के सारे रूल्स को समझा सकते हैं या पूरी भौतिकी को हम समझ सकते हैं। तो मूल भौतिक राशियाँ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और ये मूल कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भैया 7। तो 7 कौन-कौन सी है? सबसे पहले होती है लंबाई है। लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से और इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, ठीक है? मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक बोला जाता है, पहली बात तो। दूसरी होती है अपने लंबाई, लंबाई के बाद में समय, समय को अपन सेकंड में, इसको एस से डिनोट किया जाता है। तीसरी जो होती है अपने पास में द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एम से,
और इसको मेज़र करते हैं, इसका मापन जो किया जाता है वो किया जाता है किलोग्राम में। चौथी जो राशि होती है, मूल राशि जो होती है अपने पास में ताप, यानी कि तापमान। तापमान को अपन डिनोट करते हैं केल्विन में, केल्विन में मेज़र किया जाता है। इसका जो मूल मात्रक है वो केल्विन है। केल्विन को हम K से डिनोट करते हैं। 5वीं जो होती है अपने पास में वो ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में डिनोट किया जाता है, यानी कि CD। 6वीं जो मूल भौतिक राशि होती है वो होती है अपने पास में विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पीयर में मेज़र किया जाता है। कैपिटल A से डिनोट किया जाता है इसको। और 7वीं होती है अपनी पदार्थ की मात्रा। उसको मोल में मापन किया जाता है इसका और इसको डिनोट किया जाता है मोल से। तो ये है 7 मूल भौतिक राशियाँ। इनकी मदद से हम पूरी फिज़िक्स को समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसका जो इनके जो मात्रक है, जिनमें इनको मापा जाता है, जिनमें इनको मेज़र किया जाता है, वो होते हैं इनके मूल मात्रक। तो लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में नापते हैं, सीडी से डिनोट करते हैं इसको, सीडी से। और विद्युत धारा को एम्पीयर में मेज़र करते हैं और पदार्थ की मात्रा को मोल में मेज़र करते हैं हम। अब अगर अपन बात करें, ये तो इसकी मूल राशियाँ होगी। व्युत्पन्न राशियों की अगर अपन बात करें, सेकंड जो थी हमारे पास में वो थी व्युत्पन्न राशियाँ, या फिर इनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। व्युत्पन्न राशियाँ कौन-सी राशियाँ होती हैं? जिन राशियों को हम मूल राशियों की मदद से हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि मान लो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, किसी भी जैसे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि एक साइड की लंबाई या चौड़ाई मान लो या लंबाई मान लो जो भी है, एक साइड की डायमेंशन, दूसरी साइड की डायमेंशन, दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं या उसका गुणा करते हैं, तो हमारे पास में क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब क्षेत्रफल को हम बिना 2 राशियों की, बिना लंबाई की, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई आयत है और ये इसकी एक तरीके से चौड़ाई है और ये लंबाई है, जो भी है। अब इसका क्षेत्रफल अगर एरिया की अगर बात करेंगे तो ये होता है कि भाई इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर इन 2 भौतिक राशियों की हमें ज़रूरत पड़ी, इन 2 राशियों की हमें ज़रूरत पड़ी, तब जाके हमने एरिया को परिभाषित कर पाए। अब जबकि लंबाई जो होती है अपने आप में, जो लंबाई जो थी, लेंथ जो थी, वो अपने आप इसको परिभाषित करने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सीधा मेज़र कर लेते हैं इसको मीटर में। लेकिन जो यहाँ जो एरिया होता है, इसको परिभाषित करने के लिए हमें 2 भौतिक राशियों की ज़रूरत पड़ी। बेसिकली हमें लंबाई, चौड़ाई एक तरीके से अलग भौतिक राशि नहीं है, वो लंबाई ही हो सकती है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम चौड़ाई में बोल सकते हैं इसको। वैसे होती चौड़ाई और लंबाई बात एक ही है, एक तरीके से वो लेंथ ही है, दूरी ही है वो, ठीक है? तो अब ये एरिया है, तो इस तरीके से जो हम डिराइव्ड क्वांटिटी हमने देख ली, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, जिनको हम मूल भौतिक राशियों की मदद से जो है उनको उत्पन्न करते हैं या उनको समझ सकते हैं या उनको परिभाषित कर सकते हैं, तो वो होती है अपने व्युत्पन्न राशियाँ। अगर इनके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एरिया हो गया, आयतन हो गया, 1 सेकंड, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। ये इतनी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनको हम मूल राशियों की मदद से उनका निर्माण करते हैं, उनको परिभाषित करते हैं, वो सारी जो है व्युत्पन्न राशियाँ हो जाती है। एग्ज़ाम्पल्स की अगर अपन बात करें, बल, कार्य, त्वरण, संवेग, आवेग, सॉरी, वेग एटसेट्रा।
और इनके अलावा जो भौतिक राशियाँ ना तो मूल भौतिक राशि है और ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ना ही ड्राइव्ड यूनिट है। तो उनको बोला जाता है भैया पूरक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तीसरे नंबर की जो होती है अपने मात्रक और मापन के आधार पर जो होती है पूरक राशियाँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 होती है। पहली होती है अपने प्लेन एंगल, यानी कि समतल कोण। इसका मेज़र जो किया जाता है, इसकी यूनिट होती है वो रेडियन होती है। दूसरी जो पूरक राशि होती है वो होती है अपने ठोस कोण, यानी कि सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। और इसका जो मापन किया जाता है या इसकी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, एसटी से डिनोट किया जाता है इसको, स्टेरेडियन। ठीक है। अब हमने भौतिक राशियाँ पढ़ ली। भौतिक राशियों का एक विभाजन हमने पढ़ लिया है कि जो मात्रक और मापन के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती है, उनको 3 टाइप्स में विभाजित कर सकते हैं। पहली होती है मूल भौतिक राशियाँ, दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, तीसरी होती है पूरक राशियाँ, जो ना तो व्युत्पन्न राशियाँ होती है, ना ही मूल राशियाँ होती है। मूल राशियाँ होती है अपने 7 होती है। पहली होती है लंबाई, दूसरी लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 हो गई। और इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, जिनको मूल राशियों की मदद से परिभाषित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, वो सारी जो होती है वो व्युत्पन्न राशियाँ होती है। और जो ये सिर्फ़ 2 राशियाँ होती है, पूरक राशियाँ, वो कौन-सी होती है? वो ना तो मूल राशि होती है, ना ही अपने जो है व्युत्पन्न राशियाँ होती है, वो सिर्फ़ 2 होती है। एक होता है अपना प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, दूसरा होता है ठोस एंगल यानी कि सॉलिड एंगल। इनका जो समतल कोण होता है उसको रेडियन में नापते हैं और जो ठोस एंगल जो होता है उसको अपन स्टेरेडियन में उनका मेज़र करते हैं। अब अगर अपन बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रक पद्धतियों के बारे में अपन देख लेते हैं। मात्रक पद्धतियों का से क्या मतलब है कि भाई जो भौतिक राशियाँ थी या जो भी जिनका मेज़रमेंट किया जाता है, अलग-अलग देशों में अलग-अलग उसमें यूनिट में मेज़रमेंट किया जाता था किसी समय में। 3 पद्धतियाँ थी बेसिकली जो सबसे ज़्यादा उपयोग में की जा रही थी। अलग-अलग जैसे पूरे संसार में अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग मात्रकों में इनका मेज़रमेंट किया जाता था। तो अगर अपन देखें तो 3 थी, मात्रक पद्धतियाँ जो थी वो 3 थी। एक है अपने एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एक है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड और एक है फुट पाउंड और सेकंड। जो एमकेएस है वो ज़्यादातर पॉपुलर थी, यानी कि इसको मीट्रिक सिस्टम या मीट्रिक पद्धति बोला गया था, मीट्री पद्धति और इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और जो सीजीएस है यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसको अपने गॉसियन सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको। गॉसियन पद्धति या डेसिमल पद्धति भी इसको बोला जाता है। और जो तीसरी जो नंबर की है अपने फुट, पाउंड और सेकंड इसको जो है अपने जो है ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है और ब्रिटिश जहाँ पे भी ब्रिटिश रूल्स चलता था, उन देशों में जो है ये सिस्टम चलता था, फुट, पाउंड और सेकंड में मेज़रमेंट किया जाता था। अगर अपन बात करें एमकेएस की तो ये है अपने लंबाई को अपन यानी कि लेंथ या फिर लंबाई को मेज़र करते हैं किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को अगर अपन बात करें, उसको इसमें मेज़र करते हैं इसमें किलोग्राम में या फिर किग्रा लिख सकते हैं इसको। और जो अपना होता है इसमें समय, समय को इसमें सेकंड में, सेकंड में इसको मेज़र करते हैं।
सबसे अच्छी बात ये है कि समय जो है वो तीनों ही या पूरे संसार में हमेशा से ही सेकंड में ही इसका मेज़रमेंट किया जाता है। इसको कभी और कोई दूसरी देखो आप देखोगे एमकेएस है तो यहाँ पे भी समय को सेकंड में है, सीजीएस सिस्टम है तो इसमें भी आपका समय सेकंड में है और एफपीएस जो सिस्टम है उसमें भी आपका समय जो है वो मेज़र किया जाता है, सेकंड में मेज़र किया जाता है। अगर हम बात करें इसको मेन जो ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये चीज़ पूछ ली जाती है कि लंबाई को एमकेएस सिस्टम में किससे वही है, तो इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है और समय जो है उसको सेकंड में हम नापते हैं, इसमें मापते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है कि मीट्रिक सिस्टम को यानी कि मीट्रिक पद्धति को क्या कहा जाता है या मीटरी पद्धति किसे कहा जाता है? एमकेएस को कहेंगे या फिर सीजीएस को कहेंगे या फिर एफपीएस को कहेंगे या किसी और कोई नहीं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है हमेशा कि मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं एक तो। दूसरा इसी को ही फ्रेंच पद्धति कौन-सी है इनमें से? ये दोनों पॉइंट जो हैं आप अच्छे से ध्यान रख लेना। इनको हम अलग पेन से भी मार्क कर देते हैं कि भाई ये अच्छे पॉइंट हैं, इनको आपको विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा अगर देखें अपन सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस में वही है, सीजीएस यानी कि लंबाई जो आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर में, यानी कि और द्रव्यमान जो हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा ग्राम में और अपना समय जो हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड में। इसे डेसिमल या गॉसियन पद्धति कहते हैं। इसमें जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो यही है, इसे क्या बोला जाता है? इसे गॉसियन गॉसियन पद्धति या फिर इसी को बोला जाता है डेसिमल पद्धति। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी? तीसरी जो पद्धति है अपनी वो है फुट, पाउंड और सेकंड जो कि ब्रिटिश सिस्टम जिसको बोला जाता है। यानी कि लंबाई को हम मेज़र करते हैं इसमें फुट में और जो द्रव्यमान है या भार है, भार को मेज़र करते हैं अपन किसमें? पाउंड में और अपना समय जो है उसको मेज़र करते हैं अपन सेकंड में। तो ये तो थी अपनी पद्धतियाँ कि किस जगह में एक क्षेत्र विशेष में जो अपना समय है, द्रव्यमान है या कोई भी भौतिक राशि है, उनका जो नाप-तोल थी वो अलग-अलग यूनिट्स में की जाती थी। कि भई अगर अपन बात करें जो फ्रेंच ज़्यादातर जो विश्व के ज़्यादातर जो देश थे उनमें यही चलती थी, मीट्रिक पद्धति चलती थी। एमकेएस जिसको बोला जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति जिसको बोला जाता है या उसको मीटरी या फ्रेंच पद्धति भी हम बोलते हैं। तो ज़्यादातर विश्व का जो हिस्सा था वो यही चलती थी। ब्रिटिश पद्धति की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसे ब्रिटिश जो कंट्रीज़ थी जहाँ पे ब्रिटिश रूल्स चलता था, तो वहाँ पे अगर अपन बात करें कि भई फुट, पाउंड और सेकंड चल रहा था कि अगर कहेंगे कि वो लंबाई को मेज़र करते थे, किसी चीज़ की लंबाई या दूरी मेज़र करते थे, तो फुट में मेज़र करते थे और वो फुट में ही उसको परिभाषित करते थे कि भई ये इस दीवार की लंबाई 10 फुट है या 100 फीट है। और ऐसे ही अगर हम बात करें भार की, तो पाउंड में मेज़र करते थे। अपन कहेंगे कि जैसे कि मान लें अपन सामान लेने जाते हैं, अपने इंडिया में क्या करते हैं कि अपन कहते हैं भई 1 केजी ये दे दो सामान। किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे भी अपन बोलते हैं कि भई गेहूँ लेने गए, आटा लेने गए, तो अपन कह देते हैं सीधा सिंपल-सिंपल कह देते हैं कि भई मेरे को 2 किलो आटा दे दो।
या 2 किलोग्राम आटा दे दो। लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटिश रूल जहाँ पे चलता था, जिन कंट्रीज़ में चलता था, तो वो उस टाइम पे कहते थे कि यार वो शॉप पे गए, उन्होंने बोला कि मेरे को आप इतना जो है पाउंड आटा दे दीजिए, इतना पाउंड मुझे सामान दे दीजिए। वो किलोग्राम में या फिर ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि किलोग्राम वाला जो सिस्टम है वो हमारी कंट्रीज़ में या फिर जो फ्रेंच कंट्रीज़ थी उनमें चलता था। अगर अपन बात करें ऐसे ही जो सीजीएस है, गॉसियन या डेसिमल पद्धति है, तो ये भी कुछ हिस्से में चलती थी। ये लगभग उससे मिलती-जुलती ही है, एमकेएस से जो है ये मिलती-जुलती ही है, मीटर किलोग्राम सेकंड या ग्राम सीजीएस ग्राम सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये तो हो गया अपना मीट्रिक पद्धतियाँ किस में जिसमें जो यूनिट्स है वो किस-किस हिसाब से मेज़र की जाती है, कहाँ-कहाँ पे किस तरीके से मेज़र अब अगर हम बात करें कि भई सारी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई और अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धतियों की एक समिति है, तो वहाँ पे मीटिंग होती है इंटरनेशनली और वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि यार एक दूसरी कंट्री का अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स है या कोई भी आदमी है, वो दूसरी कंट्री में जाता है, तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि यार वहाँ पे इस तरीके से यूनिट मेज़रमेंट होती है, उस तरीके से किसी भी चीज़ का जो मापन है, वो इस तरीके से किया जाता है। तो उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि यार आप ब्रिटिश में जा रहे हो, तो आप यहाँ किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड को भूल जाओ। आप सिर्फ फुट पाउंड और सेकंड को आप याद करो कि अगर आपको दूरी मापनी है वहाँ पे, तो आप फीट में बात करना, अगर आपको भार मापना है, तो पाउंड में बोलना और अगर आपको समय मापना है, तो आप सेकंड में बात करना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलने के लिए हमें एक समिति गठित हुई इंटरनेशनली और उस समिति ने डिसीज़न किया कि हम एक ऐसी यूनिट डिसाइड करते हैं कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम रहे। कि आप कहीं भी चले जाओ, तो वो चीज़ मतलब सेम ही रहेगी कि उसका मापन कि यार हम फ़ॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई पद्धति जिसको बोलते हैं। यानी कि अब एसआई पद्धति की अगर बात करें, तो एसआई पद्धति में अगर हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करेंगे, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही तरीके से मापन किया जाएगा। अगर जैसे कि अगर बात करें अपन जैसे लंबाई है, तो लंबाई का एसआई जो यूनिट रहेगा, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटर ही रहेगा। या किलोग्राम है, तो जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अपना जो यूनिट रहेगा, वो रहेगा किलोग्राम का द्रव्यमान मतलब जो किलोग्राम ही रहेगा द्रव्यमान। समय की अगर अपन बात करें, तो समय का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एसआई यूनिट जो रहेगी, वो सेकंड ही रहेगी। या फिर बल की अगर अपन बात करें, तो बल का ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूनिट रहेगी, वो न्यूटन ही रहेगी। तो एक इंटरनेशनली एक सिस्टम डेवलप किया और ये इंटरनेशनली सिस्टम डेवलप किया था 1960 में। एसआई यूनिट्स डेवलप की और उनकी एक परिभाषा दी गई कि भई ये परिभाषा है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम रहेगी, इसको कोई परिभाषित और आप अपना फ़ॉलो करना है करिए। लेकिन जब बात आएगी इंटरनेशनली सबकी अगर बात आएगी कि यार किसको माना जाए, तो ये इन्होंने 7 जो मूल राशियाँ हैं उनको परिभाषित कर दिया। इनकी डेफ़िनेशन डिसाइड कर दी थी किसने? अंतर्राष्ट्रीय मापन समिति ने डिसाइड करी थी 1960 में। आपको इसमें की पॉइंट याद करने पूरी सहशब्द बिल्कुल एकदम ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी एग्ज़ाम टारगेट करनी है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर अपन बात करें लंबाई है, ये 7 मूल राशियाँ हैं, इन 7 मूल राशियों की परिभाषा इन्होंने दे रखी है, ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो अपन को कभी-कभी एक पूछी जा सकती है, कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो जैसे कि मूल राशि लंबाई, लंबाई का मूल मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। इसका संकेत एम होता है, ये अपन ने बात डिस्कस कर लिया था। द्रव्यमान का किलोग्राम है, से समय का सेकंड है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, विद्युत धारा का एम्पीयर है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, मोल में लिखते हैं और अपने क्या रह गया, ताप है, ताप का केल्विन में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ़ोकस करने वाली बात है, वो ये है बच्चों कि यार जैसे ये है लंबाई की जो परिभाषा है वो है प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के कितना, ये आपको ध्यान रखना है बस। जैसे लंबाई से संबंधित पूछेगा ना तो आपको ये संख्या ध्यान रख लेनी है कि 299, 792, 458 बस ये आगे के 3 पॉइंट रही है 299, 792 ये याद रख लेना बस। इसके अलावा आप अगर ये पॉइंट याद है ना, आपको ये संख्या याद है, तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे इसमें कि भई प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299, 792, 458 में समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। 1983 में ये मान्यता मिली थी इसको ऐसे ही द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में जो फ्रांस के पेरिस के सेवरिस कोई जगह है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का ब्यूरो है,
वहाँ पे आपका में रखे किलोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु। ये कभी-कभी पूछा जाता है कि वो किस धातु की बनी हुई है। प्लैटिनम इरिडियम धातु क्यों लिया गया? क्यों इसलिए क्योंकि ये एलॉय है प्लैटिनम इरिडियम का, ये बहुत लंबे समय तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, इसके वज़न में क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपन देखते हैं कि चाहे लोहा हो या कोई और वस्तु हो, एक समय के साथ में उसके डिग्रेडेशन हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। वो उसमें वज़न में, उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, उसमें बदलाव आ जाते हैं। अब ये जो एलॉय है, ये जो मिश्र धातु है, ये प्लेटिनियम, इरिडियम इतना स्थायित्व है, ये इतना स्टेबल है कि इसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समय की अगर बात करें, तो समय में भी ये सीज़ियम 133 परमाणु के उसमें परिभाषित किया गया है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लेना, इनको कि ये जो डेफिनिशन है, कभी-कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर आप इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे इसमें ये संख्या है, इसमें ये प्लैटिनम, इरिडियम मिश्र धातु की बात कर रहे हैं ये लोग। जो समय है इसमें ये भी ये संख्या है और ये सीज़ियम 133 परमाणु है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा की आप देख लेना वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। विद्युत धारा की जो परिभाषा पूछी जाती है वो प्रतिरोध के फॉर्म में या वहाँ से जो इलेक्ट्रिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से पूछी जाती है। ताप की अगर बात करें जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ऊष्मागतिक ताप किसका? वाटर का ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का कौन-सा हिस्सा 1/273.16वें हिस्से को क्या बोला जाता है? ताप 1 केल्विन ताप बोला जाता है। ऐसे ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला किसी दिशा में 540 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात 12 हर्ट्ज या आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता मतलब ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये परेशान करने वाली चीज़ है। बस देख लेना थोड़ा-सा कि ऑप्शन देख के आप उसको टिक कर पाओ। इससे ज़्यादा आप इसमें फँसना मत क्योंकि ये कभी याद होती नहीं है। साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी कभी ये याद नहीं होती है। अ, एसआई मात्रा की अगर बात करें जो पूरक राशियाँ 2 है, समतल कोण है, घन कोण है, उसको अपन को जो ध्यान देने वाली बात है वो अपने काम की है वो यही है कि इसका पूरक मात्रक रेडियन है और इसका स्टेरेडियन है। इसको आरएडी से डिनोट किया जाता है और इसको एसआर से डिनोट किया जाता है, ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं जो सबसे मेन है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होती है बिमाएँ। जी हाँ, बिमा, बिमा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बीमा में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो कांसेप्ट समझ ही नहीं पाते हैं इसका। तो बीमा की अगर हम बात करें सबसे पहले जो है बीमा देख लेते हैं। कुछ कोड है इसके, उनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में मेज़र करते हैं, इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। लेकिन अगर बीमा की अगर अपन बात करें तो इसको कैपिटल सॉरी एल, एल और विथिन ब्रैकेट इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा बीमा में, ठीक है? विमा कुछ नहीं होती है, जो भी भौतिक राशि होती है उसकी कितनी यूनिट है, उसकी जो घात होती है, जैसे कि अगर बात करें कोई भी मान लो ये वेग है, वेग का सूत्र होता है, अपना फ़ॉर्मूला होता है मीटर बटे में सेकंड, ठीक है? यानी कि मीटर सेकंड की पावर 1 अगर अपन इसकी विमा करेंगे ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसमें लंबाई की क्या है मीटर कितनी घात है? 1 है, तो लंबाई की L की पावर 1 सेकंड की कितनी है? -1 है तो t की पावर -1 और इसको ये इसकी इस तरीके से विमा हो जाएगी, ठीक है? 1 सेकंड और ओह! अपने क्या है कि है ना, ये जो 7 मूल राशियाँ हैं, उनकी जो विमाओं को किस तरीके से हम डिनोट किए करते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, वो पता होना ज़रूरी है। तो लंबाई को हम L से लिखते हैं। लंबाई है, समय को अपन किससे दिन कैसे लिखते हैं विमाओं के फॉर्म में? समय का सेकंड तो मात्रक होता है, उसको टाइम टी। द्रव्यमान की अगर अपन बात करें, केजी या किग्रा इसका होता है, इसको हम लिखते हैं मास एम। एल क्यों लिखा? क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में बोला जाता है।
लेंथ, ठीक है जी। समय को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? टाइम। द्रव्यमान को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मास, एमए डबल एस, ठीक है? इसलिए इनका पहला-पहला लेटर ले लिया और इनको डिनोट कर दिया एल, एम, एल, टी और एम। यानी कि अगर जब ये 3 तो आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि जितनी भी बीमा जो डिनोट की जाएँगी, जितनी भी बीमाएँ लिखी जाएँगी, वो एम-एल-टी के फॉर्म में ही लिखी जाएँगी। इससे बड़ी आपसे कम चांस होते हैं लोको पायलट में पूछने के, जो जेईई की या एनटीपीसी की एग्ज़ाम होती है, तो उनमें तो फिर भी पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर भी हम 7 मूल भौतिक राशियाँ उनकी तो हम देखेंगे ही देखेंगे, जैसे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा को अपन डिनोट करते हैं ए से। पदार्थ की मात्रा को डिनोट करते हैं अपन एमओएल से। ताप को डिनोट करते हैं के, या फिर अपन इसको डिनोट कर सकते हैं थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। ज्योति तीव्रता इसका सीडी ही होता है। तो हो गई ना 4 7 तो 1, 2, 3, 4 और 3 7। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी मेन तो रहेगी आपकी ये एमएलटी के फॉर्म में ही आपको ज़्यादातर बीमाएँ पूछी जाती हैं। लेकिन ये 4 और है, कभी-कभार इस बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है, तो इनको भी ध्यान रखना है कि बीमा अगर लिखनी है तो हमें विद्युत धारा को ए, पदार्थ की मात्रा को मोल, ताप को के या थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कि यार वन बाई वन कि इसको बीमाओं को समझ लेते हैं, इनका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बीमा किस तरीके से आपको लिखनी है। नीचे हम सारे उसके मोस्ट मोस्ट जितनी भी बीमाएँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उनके फ़ॉर्मूले और उसके साथ में हम बीमाएँ लिख देंगे उनकी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो इसकी बीमा क्या होती है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। समझने का तरीका ये है, सबसे पहले अपन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लो क्षेत्रफल है या एरिया है, ठीक है? एरिया होता है क्या अपने लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की यूनिट जो होती है, मात्रक जो होता है वो क्या होता है अपने मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है मीटर। तो मीटर की घात कितनी हो गई 2। अब अगर अपन विमा की बात करेंगे इसकी, अगर इसकी बीमा की अपन बात करेंगे, तो इसकी बीमा जो एरिया की जो बीमा होगी, सबसे पहले बड़े ब्रैकेट्स में बीमा को लिखा जाता है और बड़े ब्रैकेट्स में बीमा को लिखा जाता है और ये क्या है मीटर है और मीटर को हम डिनोट कर रहे थे किस फॉर्म में एल में। और यहाँ पर जितनी इसकी घात होगी इसकी यूनिट की, उतनी ही हम यहाँ लगाते हैं और इसको इसमें लिखना ज़रूरी होता है बड़े ब्रैकेट्स में, नहीं तो ये गलत हो जाती है और ये ध्यान रखना है, बड़ा ब्रैकेट ही लगाना है, छोटा आप कर लो ऐसे लिख दें तो वो गलत है। आप सोचो कि यार वो छोटा वाला बीच वाला ब्रैकेट होता है, वैसा लिख दें, वो भी गलत है। ये गलत तरीका है। बड़े ब्रैकेट्स में ही लगानी है, बीमा हमेशा लिखी जाती है, बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएगी और इसकी जो पावर होती है वही उस पे लिखी जाती है। कंप्लीट अगर अपन बात करें कि इसको कंप्लीटली या तो इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाता है या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया की जो बीमा है, वो क्या है? एमएलटी के फुल फॉर्म में, एम, एल और टी। अब एम था नहीं यहाँ पे, यानी कि मास कोई है नहीं है, द्रव्यमान की कोई बीमा नहीं, कोई यूनिट नहीं थी हमारे पास, द्रव्यमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारी एम की क्या हो जाएगी 0। लेंथ कितना था हमारे पास है मीटर स्क्वायर यानी कि एल की पावर 2, लंबाई की घात कितनी है 2 है, तो यहाँ उसकी बीमा हो जाएगी 2। समय इसमें इन्वॉल्व नहीं था, समय का कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसलिए समय की भी क्या हो जाएगी 0। ये हो गई एरिया की। अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी? वेग की। वेग, वेग होता है क्या है? वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन।
बटे समय, सदिश राशि है ये, हमेशा ध्यान रखना। ये क्या है? सदिश है। अगर अपने यहाँ पे बात कर लेते किसकी? चाल की, चाल क्या? चाल एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? क्योंकि चाल दूरी बटे समय होता है। दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, एक फिक्स दिशा नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, दूरी है बस। दूरी है बस, कुछ भी, कहीं भी दूरी, किधर भी, कोई दिशा फिक्स निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या है? अदिश है चाल। विस्थापन, विस्थापन हम तभी बोल सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में उसने इतना विस्थापन किया। विस्थापन को दिशा के सापेक्ष हम परिभाषित करते हैं। इसलिए जो है, वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, या विस्थापन में परिवर्तन की दर ही वेग होता है। और विस्थापन अगर सदिश राशि है तो वेग भी अपना सदिश राशि हो जाएगा। अब विस्थापन को किसमें नापते हैं अपन? एक तरीके की दूरी है यानी कि लंबाई है यानी कि मीटर में नापेंगे। और समय जो है वो किसमें? सेकंड में, यानी कि सेकंड में नापेंगे। अब एक चीज़ और सीख लो, जब भी नीचे से मान लो मीटर तो लिख दिया, समय को ऊपर लेके जाना है अपन को, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड की जो पावर है वो -1 हो जाएगी। जब भी किसी सा नीचे समझ लेते हैं इसको, मान लो कि ये वेलोसिटी है या वेग है और इसकी जो मात्रा, उसको जो परिभाषा होती है वो होती है विस्थापन और बटे में समय। और जब इसको लिख सकते हैं अपन मीटर बटे में सेकंड। तो इसको आपने देखा होगा कि मीटर को एम मल्टीप्लाई में सेकंड, सेकंड अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ गया ये समय नीचे था, नीचे से ऊपर लेके गए तो इसलिए इसकी पावर -1 हो गई। अगर अब हम बात करते हैं वेग की विमा की अगर हम बात करें तो मीटर यानी कि लंबाई यानी एल, एल की पावर कितनी हो गई? 1, क्योंकि यहाँ एम की पावर कितनी थी? 1 थी। और टी, टी की पावर -1 है, तो टी की पावर -1 होगी और बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। एमएलटी की फॉर्म में अगर वेग की वो लिखेंगे तो एम की तो पावर 0 थी, एल की पावर 1 है, टी की पावर -1 है। ये वेग का मान वो अपनी जो विमा हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। एक चीज़ जो कांसेप्ट समझा हमने वो था कि भैया नीचे है किसी भी कोई भी राशि है वो नीचे है, नीचे से ऊपर अगर लेके जाते हैं तो नीचे उसकी जितनी भी पावर होती है, जितनी भी उसकी घात होती है, वो ऊपर जाते ही उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल अपन देख लेते हैं, त्वरण से हम समझ लेते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से समझना क्योंकि ये ही है, बाकी तो आप कर लोगे। यही है जो चीज़ें समझने वाली है जिसमें गलतियाँ करते हो आप लोग। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय। वेग की क्या होती है अपने? वही मीटर पर सेकंड थी, 1 और सेकंड यहाँ पे था। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या? 1 और सेकंड, सेकंड की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? मीटर गुणा 1 पहले से ही थी, 1 और ऊपर -1 पहले से था और 1 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, 1 और 1। या फिर आपको पता ही है कि इसकी जो त्वरण की जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ही विशेष है। अगर आपको फ़ॉर्मूला याद होगा, तो आप बेमा आराम से कर लोगे। अगर आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं होगा, तो आप गलती करोगे, 100% गलती करोगे और उससे बिना फ़ॉर्मूले के आप बेमा नहीं कर सकते हैं। अब आप लिख लो इसको, वही मीटर गुणा सेकंड की पावर -2। अब बेमा के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे m तो 0 है, एल की पावर m की पावर 1 है, तो 1 हो जाएगा और t की पावर -2 है, तो -2 हो जाएगा। ये आपकी बीमा हो जाएगी त्वरण की। ऐसे ही अगर अपन बात करें एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं।
मेन चीज़ जो कांसेप्ट था वो आपने समझ लिया कि नीचे से जब भी हम ऊपर किसी राशि को लेके जाते हैं तो उसकी घात नीचे जितनी होती है, वो ऊपर जाके माइनस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? अगर अपन बात करें ये हो गया लंबाई, वेग का देख लिया हमने, अब बल का अगर अपन देखें, तो बल क्या होता है? एफडी सॉरी मास यानी कि द्रव्यमान, एम गुणा ए, द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। एम अब वही है, द्रव्यमान की क्या है? किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की क्या है? मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर है। तो अब इसको हम लिखेंगे किलोग्राम, तो किलोग्राम ही रहेगा, मीटर ऊपर ही है, सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और इसी को अपन बोलते हैं न्यूटन। ये क्या है? न्यूटन है। अब इसकी विमा अगर अपन देखें, बल की अगर अपन विमा देखेंगे तो अपन हो जाएगा, अपन देख लेते हैं एम, एल और टी की फॉर्म में। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान की कितनी है? पावर 1 है, तो m की पावर 1 हो जाएगी। l की पावर कितनी है? 1 है, तो l की भी पावर 1 हो जाएगी और t की पावर कितनी है? -2 है, तो -2 हो जाएगी। या फिर हम इसको जहाँ 1 पावर होती है वहाँ सीधा-सा अपन लिख देते हैं उसको mLt-2 और ये इसकी हो गई बल की माप की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन देख सकते हैं कि बल को किस प्रकार अपन परिभाषित कर रहे हैं और उसकी विमा जो है इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, आपको इस तरीके की भी ऑप्शन में मिल सकता है और अगर बात करें कि त्वरण की, तो त्वरण में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है या फिर आपको त्वरण में बड़ा ब्रैकेट दे देंगे वो L और T-2 इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं या फिर एक ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं कि भाई बड़ा ब्रैकेट दे दिया L T माइनस। तो ये सारे तरीके आपको पता होना ज़रूरी है कि यार ये किस तरीके से लिख आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं इन सब के कि बीमाएँ किस तरीके से हैं। ये तो आपको तरीका था, कांसेप्ट था, वो इस तरीके से समझा दिया कि इस तरीके से आपको बीमाएँ बनानी है, किस तरीके से आपको लिखनी होती है। अब ये इसके फ़ॉर्मूले हैं और हम बीमाएँ लिख लेते हैं इसके सामने यानी कि आयत होता एक चीज़, आप इस चीज़ से कभी कन्फ्यूज़ मत होना कि मान लो एरिया है, तो आपको दे दिया कि आयत का क्षेत्रफल या फिर आपको मैं कहूँ कि यार बेलन का क्षेत्रफल या मैं टंकी का क्षेत्रफल या किसी भी शेप का या वृत्त का क्षेत्रफल या किसी का भी हो उसकी विमा सेम रहनी है क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम्पल से और समझा लेते हैं। मान लो वो तो देख लिया था, हम आयत का क्षेत्रफल देख लिया था। वर्ग का एरिया की अगर अपन बात करें, तो वो क्या होता है? इधर भी लेंथ है, इधर भी कोई लंबाई है, इधर भी लंबाई है, इधर क्या होता है? लंबाई गुणा लंबाई, वही L की पावर 2 हो जाएगी। वृत्त के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई और आर स्क्वायर या फिर पाई गुणा त्रिज्या की पावर 2। अब त्रिज्या को किस में नापते हैं? वही त्रिज्या क्या है? एक तरीके से लंबाई है या दूरी है। दूरी को किस में नापते हैं अपन? वही मीटर। इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। तो अब इसकी पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि त्रिज्या की पावर क्या है? मीटर की पावर 2 हो गई, तो इसकी विमा क्या हो गई है? 2। तो चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे टंकी का क्षेत्रफल हो, चाहे किसी भी शेप का क्षेत्रफल हो, सबकी जो विमा होगी वो समान होगी। चाहे आयतन किसी का हो, आयतन वर्ग यानी कि आप आयतन देखो गोले का आयतन हो, टंकी का आयतन हो या एक रूम का आयतन हो, किसी भी शेप का, किसी भी सॉलिड चीज़ का, किसी भी थ्री डायमेंशनल वस्तु का आयतन हो, सबकी विमा जो होगी वो सेम होगी और वो होगी आयतन की। आयतन की विमा देख लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
कितनी बार है? एल, एल, एल 3 बार है, एल की पावर 3 हो जाएगी। एमएलटी की फॉर्म में लिखोगे, एमएलटी की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी विमा जो है आपकी उस चीज़ पे निर्भर नहीं करेगी कि यार ये टंकी का क्षेत्रफल है या फिर ये आयत का क्षेत्रफल है या वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसकी विमा अलग-अलग हो ना भाई। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है और उसकी विमा हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं कभी-कभी। अब अपन देख लेते हैं आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसकी क्या है? मीटर स्क्वायर है तो इसकी जो विमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपने क्या? थोड़ा-सा हल्का-सा छोटा-सा लिख देते हैं क्योंकि हुँ। विमाओं की अगर हम बात करें, आयत का क्षेत्रफल है, आयत के क्षेत्रफल की जो विमा हो जाएगी अपने मीटर का स्क्वायर यानी कि L की पावर 2 है, तो अपन इसकी विमा जो लिख देंगे एमएलटी की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, L की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर बात करें वर्ग का एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, इसमें भी मीटर स्क्वायर है, वो हम बात कर रहे थे, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊँचाई है या फिर पाई आर स्क्वायर ऐसे भी आयत का क्षे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा ऊँचाई, यहाँ पे भी लेंथ है और यहाँ पे भी लेंथ है यानी कि 2 बार हो जाएगी, तो इसकी भी वही सेम हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही घनत्व है, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का आपको समझा देते हैं एक बार। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन, वही द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम बटे में आयतन का क्या हो जाएगा अपने? आयतन का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब यानी कि किलोग्राम। अब ये मीटर ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -3 और इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एम, एम की पावर 1 और मीटर लंबाई लंबाई जो है अपने पास में उसकी हो जाएगी -3 यानी कि L -3 T जो है 0 है। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास में M L -3 T 0। सेम है अगर त्वरण की बात करें, त्वरण अपन ने समझ लिया था। त्वरण की जो वो हो जाएगी अपने पास में मीटर की पावर 1 है तो L की पावर 1 है T -2। प्रेशर की अगर बात करें तो बल बटे में क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल बोल सकते हैं, इसकी यूनिट है। ये आप विशेषकर ध्यान रख लेना। जो भी एसआई यूनिट्स हैं उनको आप याद कर लेना। इनके फॉर्मूले हैं, इनके एसआई यूनिट्स हैं। बिना फॉर्मूले के आप विमा नहीं बना पाओगे। तो इसलिए ये जो टेबल है, कुछ टेबल जो हमने इसमें अटैच करी है, उन टेबलों को आप विशेषकर याद कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है। आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएँगे, विमाओं से आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे अगर आपने ये सब चीज़ें याद कर ली। तरीका जो है वो आपको बता दिया है। एमएलटी 3 चीज़ों को विशेषकर ध्यान रखना है। मीटर यानी सॉरी एम यानी कि मास, एल लंबाई के लिए यूज़ लेंगे, द्रव्यमान के लिए एम यूज़ लेंगे और समय के लिए टी यूज़ लेंगे। जितनी उसकी घात होगी उस फ़ॉर्मूले में, उसकी यूनिट में, जिस भी राशि की जितनी घात होगी, उतनी ही घात हम एमएलटी के ऊपर लगा देंगे, ठीक है? अगर अपन बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बल का अपन ने खोल के दिखाया ही था। जैसे बल की अगर अपन बात कर लेते हैं, बल क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और गुणा में क्या हो रहा है? मीटर की पावर क्या होते हैं? -2 और हो रही है, -2 और होती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या थी? 1 थी, 1 प्लस क्या बची? माइनस की 1 बचेगी और यहाँ पे क्या है? किलोग्राम नीचे। एक बार थोड़ा-सा सही से समझा देते हैं आपको, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। सॉरी, ये देखो, मान लो बल क्या होता है? बल होता है अपने पास में सॉरी दाब क्या होता है? दाब होता है बल बटे में क्षेत्रफल यानी कि प्रेशर सॉरी यस क्या हम देख रहे हैं प्रेशर यानी कि फ़ोर्स पर यूनिट एरिया।
फ़ोर्स यानी कि बल प्रति क्षेत्रफल, फ़ोर्स पर यूनिट एरिया। अगर अपन बात करें इसको फ़ॉर्मूले के फॉर्म में, तो हमने देखा कि बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या है? न्यूटन है, क्षेत्रफल का क्या है? मीटर स्क्वायर है। ये ऊपर जाएगा, तो न्यूटन गुणा मीटर की पावर माइनस 2, ठीक है? न्यूटन गुणा मीटर की पावर माइनस 2 हो जाएगी। यहाँ अपन समझ लेते हैं इसको। न्यूटन की क्या थी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर से इसकी माइनस के 2। यहाँ प्लस का 1 था माइनस के 2। -2 प्लस 1 यानी कि बचेगा क्या? इन दोनों को घटाएँगे तो हमारा बचेगा क्या? माइनस का 1 बचेगा। अपनी जो इसका जो बचेगा, हम विमा लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर की पावर -1 बचेगी, सेकंड जो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा अपने -2। और विमा अगर अपन लिखेंगे तो उसकी हो जाएगी भैया एम, एम की पावर कितनी है? 1 है, एल की पावर कितनी है? -1 है, टी की पावर कितनी है? -2 है। इसकी जो विमा हो जाएगी एम L-1 T-2। तो ये आपको इस तरीके से समझनी है। ये आपको समझा दिया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं। तो एम L-1 T-2 ये जो हो जाएगी वो दाब की हो जाएगी। वर्क या एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण और मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। यानी कि इसकी जो अगर अपन इसको फॉर्मूले को खोल के निकालेंगे, इसको फॉर्मूले को खोल के निकालेंगे तो आप जो पहुँचोगे फाइनली वो पहुँचोगे न्यूटन, मीटर या जूल पर। इस फॉर्मूले को खोल के दिखा देते हैं आपको। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसमें क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन हम इनको एक काम करेंगे, हम एक छोटी-सी वीडियो बनाएँगे इन फ़ॉर्मूलेज़ के ऊपर कि इनको हम खोल-खोल के एक को बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। अभी फ़िलहाल में टाइम को देखते हुए अपन इसको बता दिया, कांसेप्ट आपको बता दिया है और इसकी जो विमा है वो आपको जल्दी-जल्दी लिख के बता देते हैं। जैसा कि ये है इसमें न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन न्यूटन की यानी कि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो मीटर की 1 और 1 2 घात हो जाएँगी, तो अपन लिख देंगे इसमें m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है। ठीक है? ये हो जाएगी अपनी इसकी कार्य की। अगर अपन बात करें पावर की यानी कि कार्य बटे समय होता है, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोला जाता है, यानी कि जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट बोल सकते हैं। जूल यानी कि इसमें भी अब जो ये थी, जूल की तो अपन ने देख ली ये ऊपर वाली है, अब इसमें प्रति सेकंड यानी सेकंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की घात -1 और जुड़ जाएगी। तो इसमें जो ये जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल स्क्वायर T-3। आवेग की अगर बात करें, इम्पल्स की अगर हम बात करें तो बल गुणा समय होता है यानी कि न्यूटन सेकंड, वही सेकंड की पावर 1 और बढ़ जाएगी यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो था ही, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई होता है सेकंड से, तो 1 ऊपर जाएगा तो -2 प्लस ये +1 तो था, अब ये नीचे वाली ऊपर जाएगी यानी कि -2 तो बचेगी क्या -1 तो हम क्या कर लेंगे एम एल T-1। ठीक है जी। इस तरीके से अगर अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन, तो आयतन की तो पता ही है आपको, आयतन चाहे घनाभ का हो, चाहे आयत का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे घन का हो, आपकी जो विमा है वो L क्यूब ही रहेगी इसकी। बल की अपन ने देख ली थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बल की है। अपने अब देख लेते हैं किसकी स्ट्रेस की यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि ये बल की है और नीचे एरिया है, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी तो -2 + 1 एम एल -1 T-2 ये इसकी जो हो जाएगी प्रतिबल की हो जाएगी।
ये हमने देखे कि किस तरीके से सबसे आपको इसमें क्या है, ये आप खुद बना लोगे जितनी भी बीमाएँ जो हैं वो आप खुद बना लोगे। आपको सिर्फ़ कांसेप्ट पे ध्यान देना है, जो जहाँ पे हमने जो इसका कांसेप्ट समझाया है, उसको आप रोक के आराम से 2-3 बार सुनना, आप कांसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, सिर्फ़ उसके बाद में आपको फ़ॉर्मूले याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एसआई यूनिट और फ़ॉर्मूले जैसे याद होंगे, आप बीमा आराम से बना लोगे। अब अपन बात कर लेते हैं बीमाहीन राशियाँ, बेभौतिक राशियाँ जिनकी बीमा शून्य होती है, बीमाहीन भौतिक राशियाँ कहलाती है, जैसे कि कोण है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है। घन कोण, आपेक्षिक घनत्व, जितनी भी आपेक्षिक वाली राशियाँ होती हैं क्योंकि आपेक्ष किसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, 2 सेम राशियों का एक वो जो हम कंपैरिज़न जो करते हैं उनका, तो वो क्या है आपस में उनकी जो यूनिट होती है वो कट जाती है, तो उनकी जो है सिर्फ़ परिमाण बचता है, ठीक है? तो इसलिए उनकी आपेक्षिक आपेक्षिक जितनी भी राशियाँ होती हैं उनकी हमेशा बीमाहीन होती है, उनकी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है वो उनके पास में कोई भी जो है बीमा नहीं होती है। जैसे आपेक्षिक घनत्व है यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक वर्ड जहाँ जुड़ा हो बेसिकली इंग्लिश में अगर हम बोले स्पेसिफिक वर्ड जहाँ जुड़ा होता है, वहाँ उनकी कोई वो डायमेंशन लेस होती हैं। पॉइज़न रेशियो होता है, जहाँ रेशियो की बात आ रही है, जहाँ आपेक्ष या सापेक्ष किसी के सापेक्ष देख रहे हैं, जहाँ विशिष्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिक हीट है, अनुपात, विकृति, अपवर्तनांक, ये कुछ एग्ज़ाम्पल है, बीमारी राशि का आंकिक मान सभी मात्रक प्रणालियों में समान होता है। एक चीज़, यानी कि बीमाहीन जो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, उसका जो परिमाण होता है ना, वो सभी अब जब कोई बीमा ही नहीं है, उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, तो उनका चाहे सीजीएस में नाप लो उसको, चाहे सीजीएस में, चाहे एमकेएस में, चाहे एसआई सिस्टम में। सारी जगह, सारे सिस्टम्स में, सारी मीट्रिक पद्धतियों में उसका मापन जो होता है, वो एक ही होता है, वो उसका मान जो होता है, वो समान होता है, वो वेरी नहीं करता है। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो कुछ और भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर अपन ने यहाँ पे देखा था कि लीनियर मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान गुणा रेखीय वेग, यानी कि ये था आपका रेखीय संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि रेखीय वेग, तो उसका द्रव्यमान क्या है? वही किलोग्राम, वेग मीटर और सेकंड की पावर -1, इसकी विमा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। ये समझ गए हो आप आराम से कर सकते हो इसको। अब अपन देख लेते हैं, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो आपको याद करनी ही करनी है। इन चीज़ों में समझाने का कोई मतलब नहीं होता है कि भई ये चीज़ें ऐसी है कि आपको याद करनी है। आप बार-बार लिखोगे, बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएँगी जैसे कि और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये और ध्यान रख लो आप एग्ज़ाम में एक जब से सिली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आइए टपका देंगे ऐसा। लंबाई के जो मात्रक है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ है, तो यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। नैनोमीटर की अगर बात करें तो 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। माइक्रोमीटर 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। मिलीमीटर जो होता है वो 10 की घात माइनस 3 मीटर होता है। मतलब एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम का मतलब माइनस 10 पावर है, 10 की घात माइनस 10 होता है। नैनो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6, मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3 और सेंटी का मतलब होता है 10 की घात माइनस 2। अगर हम बात करें किलोमीटर की, किलो का मतलब 10 की घात माइनस 3 और टेरोमीटर 10 की घात 12 होता है। प्रकाश वर्ष ये एक बढ़िया चीज़ है, यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दो इस दोनों तरीके से दे सकते हैं ये। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात सॉरी 10 की घात 15 मीटर या फिर उसको 10 की घात 16 मीटर भी लिख दिया जाता है कभी-कभी अप्रॉक्सिमेटली। एक खगोलीय मात्रक की अगर बात करें तो एक एयू आपको दिखेगा लिखा हुआ 1.5 गुणा 10 की घात माइनस सॉरी 10 की घात 11 मीटर 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर इसको लिखा जाता है एक खगोलीय मात्रक को एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। एक पारसेक जो होता है वो बराबर होता है 3.26 गुणा 10 की घात 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है या फिर 3.083 गुणा 10 की घात 18 मीटर के बराबर होता है ये 1 पारसेक। ये लंबी दूरी की जितनी भी मापन होते हैं, लंबी दूरियाँ जो मापन किया जाता है उनकी यूनिट है खगोलीय मात्रक हो सकता है, पारसेक हो सकता है। 1 मील जो होता है वो 1760 गज या 1.6 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। 1 फर्मी जो होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ें हैं जैसे ही द्रव्यमान के हैं 10 की माइक्रोग्राम वही 10 की घात माइनस 9 किलोग्राम है, मिलीग्राम को 10 की घात माइनस 6
माइक्रो 10 की घात -9 सॉरी ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा-सा। मिलीग्राम को बोल देंगे 10 की घात -3 है और माइक्रो को बोलेंगे 10 की घात -6 ठीक है जी? अच्छा किलोग्राम में, ओके, ओके, राइट, 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 राइट। ठीक है, सही लिखा हुआ है। अगर माइक्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो 10 की घात -9 किलोग्राम है। 1 ग्राम अगर बात करें अपन तो 10 की घात -3 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल की अगर बात करें तो 100 किलोग्राम के बराबर होता है ये, 100 किलोग्राम। और 1 टन की अगर मीट्रिक टन या टन बोला जाता है तो वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 टन। 1 परमाणु द्रव्यमान 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड लगभग आधा किलोग्राम के बराबर होता है मतलब 0.453 यानी 0.4537 किलोग्राम के बराबर लगभग आधा केजी के बराबर होता है। एक चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो होती है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान यानी 2.8 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम। आप देख लेना ये सारी चीज़ें, ये टेबल आपको रटनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये टेबल ऐसा है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। आपको जो बेसिक-बेसिक चीज़ें आप अपने हिसाब से याद कर लेना कि भई एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 है, मिली को -3 10 की घात -3 बोला जाता है, माइक्रो को 10 की घात -6 बोला जाता है, तो इस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। पिको को 10 की घात -12 बोला जाता है, नैनो को 10 की घात 9 बोला बोला जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड ये सब चीज़ें बेसिक है, ये सब आप पढ़ लेना। इसमें बड़ी 100 दिन, सेक और ये लीप ईयर और ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि 1 वर्ष में वैसे 365 दिन होते हैं, लेकिन एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। लीप ईयर क्या होता है जिसमें फरवरी जो है 29 दिन की होती है। अब अपन देख लेते हैं वही ऐसे ही 10 की घात है, ये इसमें नीचे भी दिया हुआ है कि डेसी 10 की घात -1 होता है, सेंटी 10 की घात -2 होता है, मिली 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6 नैनो को 10 की घात -9, पिको को 10 की घात -12, फैप फेम्टो 10 की घात -15, एट्टो को 10 की घात -18, जेप्टो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एट्टो तक फेम्टो या एट्टो तक पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। येट्टा वही यहाँ पर आप एक्सा तक बात कर लेना, इससे नीचे-नीचे ये आप पढ़ लेना। ठीक है जी। अपने बात कर लेते हैं अब जी हाँ, ये भी आपको याद करने हैं, ये भी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये लिस्ट है, अपन ये पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप रेफ़र कर लेना और ये जितने भी लिखे हुए हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। अल्टीमीटर है यानी कि अल्टीमीटर है, विमानों की ऊँचाई मापने के लिए होता है। इसमें मेन जो है एमीटर पता ही है आपको, विद्युत धारा नापते हैं इससे। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए। एनीमोमीटर होता है वो वायु की गति या दिशा मापने वाला यंत्र होता है। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। बाइनोक्यूलर वस्तुओं को आवर्धित करने वाला दिखाने वाला यंत्र यानी कि बाइनोकुलर जो लेंस होता है बड़ा आवर्धित, जैसे कोई वस्तु छोटी है उसको बड़ा करके देखना है, वो नहीं होते जो सोने-चांदी वाली जो शॉप होती है, ज्वेलरी शॉप होती है, उसपे वो ऐसे लेंस लगा के देखते हैं, बाइनोकुलर लेंस, ताकि वो चीज़ छोटी होती है उसको बड़ा करके देख लेते हैं। बारीकियों को देखने के लिए जनरली ये यूज़ लिया जाता है, ये बाइनोकुलर जो लेंस होता है वो। ब्यूरेट जो होती है द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता को मापता है। ब्यूरेट, पिपेट जो साइंस में आपने प्रैक्टिकल करे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्यूरेट क्या होती है। कैलोरीमीटर जो होता है ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र होता है, कैलोरीमीटर होता है। कैलोरी में यूनिट भी होती है, आपको पता है ऊष्मा की, किलो कैलोरी, कैलोरी। कार्डियोग्राम जो होता है मनुष्य की हृदय की गति मापने वाला यंत्र होता है। चित्रदर्शी, सिनेमैटोग्राफी यानी कि चित्रदर्शी, फ़िल्म अपारदर्शी पदार्थों के बिंबों को पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाला। चित्रदर्शी यानी कि जो थिएटर जो होते हैं वहाँ पे जो फ़ोकस करके दिखाया जाता है वो चित्रदर्शी होता है, पर्दा एक तरीके से। डायनेमो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, बहुत बढ़िया है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो यंत्र बदलता है, उसको कन्वर्ट करता है, उसको बोला जाता है डायनेमो। डायनेमोमीटर इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है ये। इलेक्ट्रोमीटर जो होता है विभवांतर यानी कि वोल्टेज मापने वाला यंत्र होता है ये। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र होता है ये, यानी कि यहाँ पर विद्युत आवेश है या नहीं है, किसी जगह पे अपने देखना है कि विद्युत आवेश है या नहीं है, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। एंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने में प्रयुक्त होता है ये। एंडोस्कोपी करवाते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक
पाइप डाल के आपके कैमरे पाइप में कैमरा लगा होता है, तो उससे अंदर आपका सारा देखते हैं कि क्या कोई घाव वगैरह तो नहीं है पेट के अंदर, आते हैं आपके ठीक हैं, सेटाइन वगैरह, तो उसको कैमरे के वो नली डाल के लगाते हैं अंदर, तो वो होता है एंडोस्कोप। उससे आपके मानव शरीर के अंदर के भाग को देख लिया जाता है कैमरे से। फेथोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर है, वो विद्युत धारा की प्रबलता नापने के लिए काम आता है। हाइड्रोमीटर यानी कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, क्या नापते हैं हाइड्रोमीटर से? आपेक्षिक घनत्व, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी, ऐसा भी कभी-कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप कल को कहोगे यार सर ने तो ये तो बताया नहीं था रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए जो काम आता है वो हाइड्रोमीटर आता है। हाइड्रोफ़ोन की अगर बात करें तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण होता है। जी हाँ, पानी के अंदर की बात कर रहे हैं। ध्वनि तरंगों की काउंटिंग करने के लिए काम आता है ये हाइड्रोफ़ोन। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कन्फ्यूज़ मत होना आप इन दोनों में। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और ये द्रवों के आपेक्षिक घनत्व और ये वायुमंडल की आर्द्रता, क्या? ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर पता ही है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। मैनोमीटर यानी कि गैसों का दाब मापने वाला, ये भी आजकल खूब पूछा जाता है मैनोमीटर। गैसों का दाब मापने के लिए काम आता है मैनोमीटर जो होता है। माइक्रोफ़ोन की अगर बात करें ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में माइक्रोफ़ोन कन्वर्ट करता है। ध्वनि तरंग हमने बोला उसको इलेक्ट्रिक फ़ॉर्म में कन्वर्ट करेगा जैसे कि अपन के पास माइक्रोफ़ोन है। अब हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिक फ़ॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर ये जाके उस सिस्टम में जाके रिकॉर्ड होगी, फिर आपको ये उसकी फ़ॉर्म में दोबारा कन्वर्ट होके आवाज़ की फ़ॉर्म में मिलेगी। ये होता है माइक्रोफ़ोन। यहाँ से जो दिखाई दे रहा है आपको ये माइक्रोफ़ोन है। माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने वाला यंत्र, वही माइक्रोस्कोप या बाइनोक्यूलर लेंस। माइक्रोस्कोप एक बहुत ज़्यादा बड़ा उपकरण हो जाता है कि जैसे कि अपन माइक्रोस्कोप की मदद से बहुत दूर की वस्तुओं को बहुत छोटी दिखाई देती है, उनको बड़ा करके देखते हैं। बाइनोक्यूलर की अगर बात करें तो बहुत पास में जो वस्तुएँ होती है वो छोटी होती है, उससे लेंस लगा के अपन देख लेते हैं। ओडोमीटर की अगर हम देखें तो वाहनों के पहियों उतरते हैं कि ओडोमीटर लगा होता है ना अपने स्पीडोमीटर, ओडोमीटर जो उसमें होता है, बाइक या कोई भी वाहन है उसके उसके व्हील्स में लगा होता है। तो उससे अपन के जितनी जो अपन कहते हैं ना कितने किलोमीटर बाइक या गाड़ी हमारी इतने किलोमीटर चल गई, तो वो कौन बताता है? वो ओडोमीटर ही बताता है, ठीक है? व्हील में लगा होता है ये एक तरीके से। पेरिस्कोप की अगर बात करें, ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर है, जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। पेरिस्कोप आकाश में, आसमान में, चंद्रमा पे या बहुत ज़्यादा आकाशगंगा में हमें कुछ देखना है तो पेरिस्कोप की मदद से हम देख पाते हैं। फ़ोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण होता है फ़ोनोग्राफ। फ़ोटोमीटर होता है 2 स्रोतों की प्रदीपन या तीव्रता की तुलना करने के लिए काम आने वाला उपकरण होता है। 2 सोर्स की प्रदीपन और तीव्रता यानी कि प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करना होता है तो फ़ोटोमीटर काम में लेते हैं। पायरोमीटर होता है विकिरण तापमापी है जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है पायरोमीटर। किसके लिए? ताप का मापन किया जाता है ये विकिरण, रेडिएशन मापी है एक तरीके से। रडार दूर से आने वाली वायुयान की गति या दिशा ज्ञात करने के लिए रडार का यूज़ लिया जाता है। रेडियोमीटर क्या होता है? विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने के लिए छोटे वायर होते हैं, छोटी जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, तो माइक्रो गेज की मदद से हम देखते हैं उनका जो डायमीटर है वो कितना है। सटीक मापन के लिए लंबाई की अगर बात करें तो जो होता है अपने एक वो होता है क्या वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी कोई जो छेद है उसके अंदर की वो गहराई है उसको भी माप सकते हैं और 2 वस्तुएँ हैं उनकी बहुत सटीकता से मापन करनी है उनकी लंबाई, उससे भी हम किसका वर्नियर कैलिपर का यूज़ लेते हैं। सिस्मोग्राफ की अगर भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है, आजकल पूछा नहीं जाता है, बहुत सिंपल हो गया है इसलिए। लवणता मापी है, स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सब आप याद कर लेना और भी कुछ है। और एक ये टेबल है हमारी इसमें 2-3 3-4 टेबल हैं, 3 टेबल हैं ये, इन 3 टेबल को आप ज़रूर याद कर लेना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। ज़रूर देख लेना मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। आर्किमिडीज़ जो है, उसने ये साइंटिस्ट है, इन्होंने किस साइंटिस्ट ने कौन-सा सिद्धांत दिया था, आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएगा, सीबीटी 1 में।
सीबीटी 1 में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, क्रिस्टियन हाइगेन्स ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था, आइज़ैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांड नियम दिया। हालाँकि अपन जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे तो वो सारे प्रिंसिपल्स इनके नाम वहाँ पे भी आएँगे कि इसने कौन-सा क्योंकि प्रिंसिपल तो सारे पढ़ने ही हैं, उत्प्लावन का सिद्धांत है ये भी पढ़ना है अपन को, जड़त्व के नियम भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, चुंबकीय प्रेरण के नियम है, विद्युत चुम्बकीय ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। अपवर्जन, क्वांटम स्थिति सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है, वहाँ पे भी नाम आएँगे। लेकिन आप इसको बार-बार रिपीट करो क्योंकि ये याद नहीं होते हैं। साइंटिस्टों के नाम जो है वो बहुत अटपटे हैं, तो इसमें समय लग जाता है याद करने में, तो आप बार-बार रिपीट करना। तो ये थी आज की क्लास अपन की, ये कंप्लीट है, इससे बाहर नहीं जाएगा और जैसे-जैसे इसको हम बीच-बीच में भी डिस्कस करते रहेंगे कि यार जो बीमाएँ हैं, उनके जैसे-जैसे कोई भी बल या जो है बाद में जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन बल है, वेग है या त्वरण है या फिर कार्य वाला जो चैप्टर है, तो उन सब चैप्टरों में भी जैसे-जैसे इनके फॉर्मूले आएँगे तो उस टाइम पे भी अपन इसको रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको ले लाइक करना वीडियो को और अपने चैनल को आगे बढ़ाएँ, इसको सब्सक्राइब कर देना। आपके जितने भी साथी हैं उनको भी आप शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।